हेलो एवरीवन, बच्चा कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी अब। तो आज जो मैंने सीरीज़ ली है वो PYQ जेई मेंस के 2024 के और 2023 के GOC के क्वेश्चन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज़ यू नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सभी डरते हैं और GOC में तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा खास आ गया, तो बट ऐसा नहीं होता। GOC में आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। GOC इनिशियली क्या था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ टॉपिक पता होने चाहिए, कि जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और इसके अलावा आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप हो गए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, बट आजकल क्या करते हैं GOC में सब कुछ ही इंक्लूड कर दिया। बट यहाँ पे अभी तो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बट आई विल मेक द मोर वीडियोज ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला आपके पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर इज द मेटामर ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड। तो आपके पास में आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। इसको भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास में होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी आपके पास में होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के फिर आपके पास में पार्ट आ जाते हैं चेन आइसोमर्स। चेन डिफरेंट होंगी। पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। उसके बाद में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। इसके बाद में आपके पास में आता है मेटामर्स। अगर हम मेटामर्स की बात करें तो मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट बोथ द साइड आर ग्रुप है। आर ग्रुप से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप ईथर ले लो, आप कीटोन ले लो, तो ये आपके मेटामर शो करते हैं। मेटामर से मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका, मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो आर ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, वो डिफरेंट होगा। तो जैसे कि अगर मैं ये ले लूं, मेरे पास में ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, या फिर मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड तो ये दोनों डिफरेंट ही हैं। तो ये आपके पास में अलग कंपाउंड है। ये आपके पास में 1 2 3 4 5 पेंटेनोन है या पेंटेन 5 ओन है, और ये आपके पास में पेंटेन 3 ओन है। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। तो दोनों तरफ की जो आर चेन है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको मेटामर बताना है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप तो यही रहना चाहिए, यानी कि आपके पास में अमाइड ग्रुप ही होना चाहिए। तो आप जो भी दो ऑप्शन दिए हैं उसमें अमाइड ग्रुप चेक करो। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, ये तो ऑप्ट हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में अब आपको देखना है दोनों तरफ के जो टोटल आर ग्रुप हैं वो सेम ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टोटल मिला के आपके पास में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 ही कार्बन होने चाहिए। तो दोनों तरफ के जो आर ग्रुप हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ आपके पास में बेंजीन रिंग है और एक तरफ आपके पास में साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यू कैन सी इजीली कि यहाँ पे आपके पास में दोनों तरफ फिनाइल रिंग है, तो ये कंपाउंड तो आपका हो ही नहीं सकता, ये मेटामर नहीं बनाएगा, ये तो डिफरेंट कंपाउंड है, ये इसका मेटामर नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी इसका मेटामर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो NH ग्रुप है वो फिनाइल रिंग से कनेक्टेड है और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो आपका NH ग्रुप है वो साइक्लोहेक्साइल से कनेक्टेड हो गया और यहाँ पे ये CO ग्रुप जो है वो फिनाइल से कनेक्टेड हो गया। तो ये वाला कंपाउंड आपका इसका मेटामर होगा, यानी कि एक्चुअल में इन्होंने करा क्या है, जो आर ग्रुप हैं, अमाइड ग्रुप के दोनों तरफ जो आर ग्रुप आ रहे हैं वो चेंज कर दिया। यानी कि यहाँ पे NH ग्रुप फिनाइल रिंग से था, ये आपने साइक्लोहेक्साइल इधर कर दिया और यहाँ पे इधर साइक्लोहेक्साइल था, तो यहाँ पे आपके पास में ये आ गया, ठीक है। तो ये इसका मेटामर हो गया। तो मेटामर पे रिसेंटली काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई द मेटामर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता है नंबर ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर स्टेबलाइज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये एक स्पेशल केस है जहां पे कि आपका सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि अब अगर आप रेजोनेंस, प्रॉपर रेजोनेंस करते हैं तो वहां पे आप या तो लोन पेयर की शिफ्टिंग करते हैं या फिर आप पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं, पर हाइपर कंजुगेशन में आप सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहे हैं एट द अल्फा फ्रॉम द नियरेस्ट कार्बन, यानी कि फ्रॉम द बीटा कार्बन। तो अगर आपके पास में ये कार्बोकैटायन है
तो इस कार्बन के पास में जितने भी हाइड्रोजन है, पहले मैं एक ही एग्जांपल ले लेती हूँ, माना मुझे ये दिया CH2, तो हाइपर कंजुगेशन में होगा क्या, ये वाला जो आपका H है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, ये दो H यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही हैं और यहाँ पे आपका H+ आ गया। तो यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नो बॉन्ड रेजोनेंस। और यहाँ पे आपके पास में शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड होती है टुवर्ड्स द नियरेस्ट कार्बन। नियरेस्ट, अगर आप इसको फंक्शन ग्रुप ले रहे हो तो इसका ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, इसका अल्फा कार्बन हो गया। या फिर आप मेन कार्बन को अगर अल्फा ले रहे हो तो उसके बराबर वाला कार्बन देखना है, एडजेसेंट कार्बन देखना है। अब आप यहाँ देखो, जो पहला आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ये वाला आपके पास में नियरेस्ट कार्बन है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, इट विल शो द हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसके पास में 3 अल्फा कार्बन है और तीनों ही कार्बन के पास में 3-3 हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब इस कार्बन की बात करते हैं, CH3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो उस पर हाइड्रोजन नहीं होगा और आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होगा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ये वाला कार्बन देखो, अब इसमें ये वाला जो कार्बन है ये 3 मिथाइल ग्रुप इधर है, ये वाला जो कार्बन है 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एडजेसेंट कार्बन देखना है, यू कैन कॉल इट अल्फा कार्बन। तो उसके साथ वाले कार्बन के पास में हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी आप हाइपर कंजुगेशन कर सकते हो। अब इसके साथ वाले कार्बन के पास में हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये इस वाले कार्बन के पास में है, इस वाले कार्बन के पास में है, यानी कि दैट विल शो द हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब ये कार्बन है, इस कार्बन के पास इधर नाइट्रोजन है, तो ये नहीं शो करेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, तो ये भी नहीं शो करेगा, यानी कि ये भी आपका हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। सेम कंडीशन यही है, इस कार्बन के पास में यहाँ पे ऑक्सीजन है विदाउट एनी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब अगर आप इस कार्बन की बात करो तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं करता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन करता है, तो यहाँ पे भी आपके पास में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो टोटल कितने कंपाउंड है जो कि आपको हाइपर कंजुगेशन शो कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। आपका 1, 2, 3 और ये आपके पास में 3 ही आ रहे हैं जो हाइपर कंजुगेशन शो कर रहे हैं हमारे पास में। तो नंबर ऑफ द कार्बोकेटाइन दैट फॉलोइंग आर द स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपर कंजुगेशन। तो आपके पास में 1, 2, 3 केवल 3 है, बाकी ये चारों आपका हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव आंसर विल बी 3 ओनली। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। नेक्स्ट यू हैव द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? आपके पास में 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और दूसरे आपके पास में होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। देखो तरीका क्या है, कोई सा भी ग्रुप हो आपको देखना क्या है, अगर आपके पास में माना ये एक ग्रुप है और उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये वाला कंपाउंड हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। बस इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट है और उसके पास हाइड्रोजन है ये वाला, तो बाकी तो आपका यहाँ पे कुछ भी हो, तो ये भी आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। बट ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हाइपर कंजुगेशन के कारण हो रहा है या प्लस आई इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो अदरवाइज आपके जितने भी कंपाउंड होंगे जिनके पास लोन पेयर है वो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, NH2 है, इसके पास में लोन पेयर है, आपके पास में OH है, लोन पेयर है, आपके पास में OR है, लोन पेयर है, आपके पास में SH है, लोन पेयर है। इसके बाद में आप हेलोजन्स ले लो, जितने भी हेलोजन है सबके पास में लोन पेयर है। तो ये ऑल दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग लोन पेयर की वजह से नहीं होते हैं, वो हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट की वजह से होते हैं, पर वो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग की। मेटा डायरेक्टिंग में कौन से कंपाउंड आपके पास में मेटा डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग अगर आपके पास में कंपाउंड होगा, मान लो मैं यहाँ पे बी ले रही हूँ, पहली बात तो इसके पास लोन पेयर नहीं होगा एंड इट इज फर्दर कनेक्टेड विद द पाई बॉन्ड, तो वो किसी भी जेड के साथ में पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अब अगर आप ये देखो एल्डी कीटोन ले लो, कीटोन बेंजीन रिंग से अगर कनेक्टेड है तो ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। आप एस्टर ले लो, RCOOR ले लो, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। आप अमाइड ले लो, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। इसके बाद में आप NO2 ले लो,
ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। जो कार्बन जो भी एटम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है और वो पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इट विल ऑलवेज अ मेटा डायरेक्टिंग। अब सबसे पहले ये कंपाउंड देख लो किसके पास में लोन पेयर है। ये देख रहे हो यहाँ पे इसमें लोन पेयर है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये सारे तीनों के तीनों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब NO2 के पास लोन पेयर नहीं है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, पर यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। यानी कि आपका NO2, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये तीनों की तीनों मेटा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे इस S के पास भी लोन पेयर नहीं है। आप ये देख लो, स्ट्रक्चर बना के देखो, ये आएगा N पॉजिटिव O नेगेटिव। तो ये जो बेंजीन रिंग से यहाँ पे जो फिनाइल रिंग से कनेक्टेड है, इसके पास में यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। SO3H सल्फोनिलिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आया था कि SO3H कौन सा ग्रुप है, ये सल्फोनिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पे ये आपके पास में जो फिनाइल आएगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, ये आएगा सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे भी सल्फर के पास में लोन पेयर नहीं है और ये आपका कीटोन आ गया, इसके पास में भी लोन पेयर नहीं है। सो दैट विल बी मेटा डायरेक्टिंग। ये वाला जो पूरा ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ये मेटा डायरेक्टिंग है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब आप कहोगे अभी तो आपने बताया था कि अमाइड भी नहीं है, पर आपने ये देखा कनेक्टेड किससे है, N से कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है ये NHC डबल बॉन्ड इस तरीके से कनेक्टेड। तो ये वाले नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है और अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये गलत हो गया। तो आपको इस तरीके से देखना है, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इसके बाद में, उसको फिर आराम से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए आपको कायरल सेंटर पता होने चाहिए। अगर आपके पास में कायरल सेंटर अगर आपको पता है तो 2n² 2 to the power n का आपके पास में फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कायरल कंपाउंड क्या होगा, जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है। अभी यहाँ देखो, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये आपका CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ तो नहीं होंगे, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आपके पास में एक हाइड्रोजन है। सिंगल हाइड्रोजन वालों को मैं अभी हाईलाइटेड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ये वाला जो है आपका, ये भी CH2 है, तो आपका ये भी नहीं होगा। अब जिनके पास सिंगल हाइड्रोजन है, वैसे तो कुछ बच्चों को ये देखते ही पता चल गया होगा, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है। तो इनके ये जो 5 पोजीशन है, इनके पास में सिंगल हाइड्रोजन है, 4 पोजीशन और 1 पोजीशन ऐसे है। तो अब आप ये देखना है आपके पास में कि ये चारों ग्रुप अलग किस किस में है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH ग्रुप है, यहाँ पे H है। तो दैट इज कायरल सेंटर, ये आपका कायरल सेंटर है। इसके बाद में यहाँ वाली पोजीशन देखो, ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, तो आपको लगेगा ये तो यानी कि दोनों सेम है। ऐसे नहीं होता, फिर आपको आगे मूव करना है। अब आप आगे मूव करोगे तो यहाँ पे ये CH2 आ गया, जबकि यहाँ पे ये CH आ गया और यहाँ पे ये आपका CH आ गया। तो आपके पास में अब इस CH में और इस CH में भी फिर आप आगे चेंज करते जाओगे तो ग्रुप बदलते जाएंगे, यानी कि दैट कंपाउंड विल बी कायरल। ये भी आपका कायरल सेंटर है। ऐसे ही आप यहाँ पे निकालोगे तो ये भी आपका कायरल सेंटर आएगा, ये आपका कायरल सेंटर आएगा और ये आपका कायरल सेंटर आएगा। ये देखो यहाँ पे किस तरीके से निकालना है। ये आपके पास में CH2 आया, ये CH2 आया, आगे ये CH2 हो गया, ये यहाँ पे CH हो गया, तो ये दोनों ग्रुप अलग हो गए हैं। और यहाँ पे ये आपका CH हो गया, यहाँ पे ये वाला ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, तो ये चारों ग्रुप अलग अलग है। तो आपको आगे मूव करते रहना है जब तक अगर आपका सेम है, सिमेट्री आपको दिख रही है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें कर पा रहे हो या आप उसमें रोटेशन सिमेट्री कर पा रहे हो, तो आप देख लोगे कि हाँ आपका कंपाउंड अकायरल है। अदरवाइज वैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर आपके कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो आपका कंपाउंड कायरल होता है। बट यहाँ पे कायरल सेंटर की बात करें तो आपको हर एक सेंटर को अलग अलग जाके देखना पड़ेगा। तो यानी कि आपके पास में यहाँ पे निकले 5 कायरल सेंटर आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू आपके पास में 5 हो गई। तो 2 to the power आप 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, ये आपके पास में 32 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। तो जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं आप उसको 2 to the power, अगर 1 होगा तो 2 होंगे, अगर 2 ऑप्टिकली 2 कायरल सेंटर हैं तो 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसकी पावर लगाते चले जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है, यूजिंग द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ RF वैल्यू ऑफ सैंपल A एंड सैंपल C x into 10 to the power -2 द वैल्यू ऑफ x।
एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, रेशो निकालना है, RF वैल्यू ऑफ द सैंपल, रेशो ऑफ द RF वैल्यू ऑफ सैंपल A एंड C। सबसे पहली बात RF वैल्यू क्या होती है? RF वैल्यू बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना मूव कर रहा है और आपका जो कंपाउंड है वो कितना मूव कर रहा है लाइन, बेस लाइन से। अब बेस लाइन से आपका जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है ये 12.5 मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आप लिख दोगे 12.5। अब मैं RF वैल्यू पहले मैं A के लिए निकालूंगी और फिर मैं RF वैल्यू B के लिए C के लिए निकालूंगी, क्योंकि इन्होंने C के लिए पूछा है, कंपाउंड C के लिए। अब जो आपका A कंपाउंड है वो कहाँ तक मूव कर रहा है? आपका सैंपल A मूव कर रहा है 5 तक, ये मैंने लिख दिया 5। इसके बाद में दूसरे की RF निकालने के लिए 12.5, क्योंकि बेस लाइन से जो सॉल्वेंट है वो आपका 12.5 मूव कर रहा है, और जो आपका C है वो कहाँ तक मूव कर रहा है? वो 10 सेंटीमीटर तक मूव कर रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। इन्होंने इसका रेशो निकालने के लिए कहा है। रेशो अगर मैं निकालूंगी तो मैं यानी कि ये आपके पास में आ गया, डाइपोल मूवमेंट आएगा वो इस कार्बन की तरफ आएगा और इसका डाइपोल मूवमेंट इस कार्बन की, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जबकि यहाँ पे आपका इस कार्बन की तरफ ऐसे आएगा और इस कार्बन की, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है और इसका डाइपोल मूवमेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, तो कोई वैल्यू होगी, यानी कि सिस का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ट्रांस से ज्यादा होता है। इसकी वजह से तो आपको दिया सिस टू ब्यूटीन हैज द लेस डाइपोल मूवमेंट देन द ट्रांस टू ब्यूटीन, ये गलत है। नेक्स्ट आपके पास में आता है सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यस, स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास में 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, जहां पर आप रोटेट नहीं कर सकते हो। साइक्लो कंपाउंड में भी होता है जहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपके पास में आता है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल सेंटर के कारण होता है। और तीसरा आता है आपके कन्फर्मेशन के कारण, जब आप सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हो, कन्फर्मेशन जिसे बोलते हैं, स्टैगर और एक्लिप्स फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास में ये तीनों के तीनों स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में आपके पास में आंसर आएगा सी। डाइपोल मूवमेंट के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है, तो इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में। नेक्स्ट आता है व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट बेस। अब इसमें ना अधिकतर बच्चों को डर लगता है कि कैसे कंजुगेट बेस निकालेंगे, तो मेरी एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसिड बना दो उनका। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको आइडिया होता है क्योंकि आप एसिड अधिकतर पढ़ते हुए आ रहे हो। कंजुगेट बेस के लिए प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो, इनको एसिड में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपका है HCl, ये आपका है CH3COOH, ये आपका है ROH और ये आपका है H2O। अब जिन बच्चों को pKa वैल्यू याद नहीं है, क्योंकि मैं हर तरीके से मतलब कि आप 11th क्लास के हिसाब से मैं तुमको सोचूं कि आप CBSE के बच्चे हैं या फिर आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप इतना तो आपको पता होगा कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड, और वाटर तो आपका न्यूट्रल है, और फिर आपका ये ROH है। अब यहाँ पे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, मतलब अगर आप थोड़ा सा आइडिया, अगर आपको pKa वैल्यू का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तब भी आप आइडिया लगा सकते हो। बट हाँ, अगर आपको pKa वैल्यू करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप अटकोगे, जिन बच्चों को pKa वैल्यू का आइडिया नहीं है या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल का आइडिया नहीं है वाटर के कंपैरेटिवली, तो आप यहाँ पे GOC लगा सकते हो। GOC कैसे लगाओगे? ROH, R आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये वाला जो कंपाउंड है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ये वाला जो कंपाउंड है आपके पास में H और H कोई सा भी इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो इसके कंपैरेटिवली कौन सा मोर एसिडिक होगा? एल्कोहल के कंपैरेटिवली बहुत कम का डिफरेंस होता है। इसकी जो वाटर की है वो शायद आपके पास में 15.5 के आसपास होती है और एल्कोहल की 15.9 के आसपास होती है। बट एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर के कंपैरेटिवली लेस एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में HCl की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? HCl, फिर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके पास में H2O और फिर आपके पास में आएगा ROH। तो अब इनके वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट बेस, ये आप उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट बेस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की थ्योरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो HCl है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। फिर आपके पास में एसिटिक एसिड, उससे वीक एसिड है, फिर आपके पास में pKa वैल्यू H2O की है, और फिर आपके पास में एल्कोहल है। तो अब अगर मैं इनके कंजुगेट बेस की बात करूं, कौन सा कंजुगेट बेस
मोस्ट स्टेबल होगा। तो आपके पास में जो वीकर एसिड है स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उसका। तो यानी कि कंजुगेट बेस का फैक्टर आपके पास में आएगा जो RO नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो what will be the decreasing order of basic strength of following conjugate bases? तो conjugate base की बेसिक स्ट्रेंथ को आप इस तरीके से कर सकते हो, एसिड के अकॉर्डिंग कंपेयर करो, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट बेस, और थोड़ी बहुत पीके वैल्यू आप याद कर लो, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा हाई लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं जो कि, तो थोड़ी बहुत पीके वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एसिटिक एसिड की अराउंड 5 होती है, HCl की आपकी 1 के आसपास, 1.2 इसके आसपास आती है। फिर अल्कोहल और वाटर की पता होनी चाहिए, अमोनिया की आपके पास में 35 के आसपास आती है। फिर आपके पास में कार्बन वाले जो कंपाउंड है एल्केन्स की 50 के आसपास में। तो ये थोड़ी थोड़ी वैल्यूज आपको हल्का सा आइडिया देंगी और अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। इसके बाद में आता है फॉलोइंग जेल्डाल्स मेथड, 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज अमोनिया दैट न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4। अब जो बच्चे 12th में अपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये मुश्किल बात है, क्योंकि उनके तो सिलेबस में ही कटा हुआ है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जेल्डाल्स मेथड हो गया, ड्यूमास मेथड हो गया, आप बेरियम सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल सी बात ये है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए जो आपके पास में फॉर्मूला आता है वो आपके पास में आता है 1.4 मल्टीप्लाई बाय मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपके पास में 1.4 आपको मल्टीप्लाई, ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव होता है कि आप जो अमोनिया में अमोनिया का 17 है, उसके बाद में अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो 14 है, फिर उसकी परसेंटेज मिली इक्विवेलेंट सब कुछ करके। पर हाँ, आपने कुछ भी नहीं किया तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ना निकले, क्वेश्चन छूट ना जाए। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया, अब आ गया मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल नहीं है, मिली इक्विवेलेंट है। मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है वो कितने आयन दे रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट में आप उसकी वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी जो भी आपको कंपाउंड दिया उसको भी आप कंसीडर करके चलते हैं। H2SO4 अगर मैं इसको समझाऊं तो आपके पास में H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन देगा, यानी कि अगर आप 1 मोलर H2SO4 ले रहे हो तो उसमें जो उसकी नॉर्मेलिटी होगी वो 2 होगी, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अब मिली इक्विवेलेंट, पहले मैं मोलैरिटी की बात कर लेती हूँ। मेरे पास में 10 ml है और 2 मोलर है, तो मोलैरिटी मेरे पास में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल मेरे पास में आ जाएंगे M1V1 करके। मोलैरिटी आपके पास में 2 मोलर है और वॉल्यूम आपके पास में 10 ml है, तो मेरे पास में 20 मिली मोल आ जाएंगे। मोलैरिटी मोल पर लीटर होती है, तो मोल लीटर से लीटर कट गया, ये मिली मोल आ गए। अब आपको मिली मोल नहीं लेने हैं, मिली इक्विवेलेंट लेने हैं। तो 1 मोल से आपको 2 आयन मिल रहे हैं, इक्विवेलेंट लेने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 2, तो ये आपके पास में मिली इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि 40। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 40 मिली इक्विवेलेंट आ गए। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपके पास में 1 ग्राम है, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 56%। डायरेक्ट परसेंटेज आ रही है, आपको कुछ 100 कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट परसेंटेज का ही फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके पास में ये आ जाएगा 4 4 16, 4 56 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला करना है आपको ये। इसके बाद में आता है हाउ मेनी कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड शो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। कौन कौन से कंपाउंड इसमें से ऐसे हैं जो तीनों इफेक्ट शो कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट +I -I होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है, और इसके बाद में हाइपर कंजुगेशन अल्फा कार्बन की वजह से होता है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले आप हाइपर कंजुगेशन देख लो। हाइपर कंजुगेशन तो हम अभी पढ़ के ही आए हैं। देखो पहले HH वाले लिख देते हैं, जिसमें H नहीं होगा उसे हम छोड़ते चलेंगे। यहां पर आपके पास में कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पे आपके पास में हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपके पास में हाइपर कंजुगेशन होगा। ये वाला जो H ग्रुप है ये अपना सिग्मा बॉन्ड यहाँ देगा, ये सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ, यानी कि इसमें भी आपके पास में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। यहाँ पे भी आप हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं, नहीं,
यहाँ पे आपके पास में हाइपर कंजुगेशन नहीं है। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन है और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन आपका होगा ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ H ये कार्बन है और नहीं, हाइपर कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में इस कार्बन में बात करते हैं, ये वाला कार्बन पर इसके पास में एक हाइड्रोजन है, ये बेंजीन, अच्छा हाँ हो तो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ बेंजीन रिंग के साथ हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये करेगा। ये भी जो हाइड्रोजन है ये बेंजीन रिंग के साथ हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, यहाँ पे भी आपका हाइपर कंजुगेशन है, पर यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं है। बेंजीन रिंग में भी आपके पास में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। और यहाँ पे ये वाला जो आपके पास में कार्बन है, ये इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये आपका हाइपर कंजुगेशन सॉरी, ये आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन वाले कट गए हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट वाले देख लेते हैं, किस जो आपके पास में जो बचे हैं उसके बाद में आप इंडक्टिव इफेक्ट देख लो। इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि ये कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ये वाला कंपाउंड भी आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ये कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है नाइट्रो ग्रुप के कारण, तो इंडक्टिव इन्होंने प्लस आई और माइनस आई नहीं बोला है, इंडक्टिव इफेक्ट बोला है, तो ये भी आपका शो करेगा। ये भी आपको माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे आपके पास में ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो जो क्रॉस कर दिए वो फिर मैं छोड़ ही रही हूँ। इसके बाद में आपके पास में आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट आप रेजोनेंस इफेक्ट को बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा पाई बॉन्ड की, तो ये आपका इसमें मैंने हाइपर कंजुगेशन नहीं लिखा था, तो हाइपर कंजुगेशन भी है, इंडक्टिव भी है। अब आपको देखना है यहाँ पे आपके पास में हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे भी काम करेगा। यानी कि इसमें आपके पास में तीनों इफेक्ट हैं, एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, इसमें भी आपके पास में तीनों इफेक्ट हैं। ये भी मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो ये भी आपके पास में मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जब आप कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट आ रहा है, पर बेंजीन रिंग के अंदर ये ऐसे नहीं होगा कि आप बेंजीन रिंग का यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये ऐसे करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देगा, तो ये चीज यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट आपका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के वजह से हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों काम कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी आपका मीजोमेरिक इफेक्ट काम करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो तीसरा एग्जाम्पल आपके पास में ये आ गया, और चौथा आपके पास में ये हो गया 4। और यहाँ पे आपके मीजोमेरिक के हाइपर कंजुगेशन के कारण मीजोमेरिक तो होगा ही होगा, क्योंकि मैं केवल हाइपर कंजुगेशन को यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन हुआ, यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन हो गया, पर आगे फिर यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट आ गया, तो ये भी होगा। तो आपके पास में टोटल 5 कंपाउंड हैं जो कि ये तीनों के तीनों जो इफेक्ट हैं वो शो कर रहे हैं, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाले क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, आराम से करना, जल्दबाजी में मत कर लेना। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में आया है तो पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना जबकि आप 100% वो हो जाओगे कि आप 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हैं। मतलब जो आप पहले सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर को ऑप्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करते चलो जिसमें आप 100% श्योर हो, तो आपको 1-1.5 घंटे के बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर। एक आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, जब आप रिलैक्स होते हो तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करते हो। शुरुआत में क्या होता है, आपके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और शुरू के 2-3 क्वेश्चन नहीं आए तो आप वैसे ही डरने लग जाते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तब सॉल्व करने की कोशिश करना जब आप बहुत ही साउंड माइंड में हैं। ओके।
ओके इसके बाद में आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। यहाँ पे जो आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, क्योंकि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड हैं तो आप इसको लुईस बेस के अकॉर्डिंग बताएंगे। लुईस बेस विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट लोन पेयर। तो आपके लुईस बेस वो होते हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब अगर पायरोल की अगर आप बात करते हैं तो पायरल का जो लोन पेयर है H के अकॉर्डिंग नहीं बताना लुईस एसिड लुईस बेस, या ये जो अगर आप H प्लस दे रहे हो तो वो आर्नियस एसिड या ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। ये कई बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि ये H प्लस दे रहा है। बहुत ध्यान से बहुत आराम से यहाँ पे जो आपको है लुईस बेस बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ लुईस बेस के अकॉर्डिंग बताएंगे और लुईस बेस के अकॉर्डिंग आप वो लोन पेयर कितने इजीली डोनेट कर रहा है। अब जो पायरोल है, पायरल का जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तभी इसके के अंदर एरोमेटिसिटी आती है। तो इस कंपाउंड का तो लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है वो रिंग के बाहर है, क्योंकि रिंग में 4n+2 हकल्स रूल के अकॉर्डिंग आपके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर पूरे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। अब इसमें तो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये लोन पेयर इसका इजीली अवेलेबल होगा। अब आपको ही लगेगा दोनों कंपाउंड सेम है और आपको क्योंकि आपने रटा हुआ है कि रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन है इजीली डोनेट कर देगा, तो आप इसको नंबर 1 पे डाल दोगे। बट इसके अलावा और भी फैक्टर हैं। यहाँ पे जो आपका N है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे जो आपका N है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और आपको पता है ग्रेटर द s कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कंपाउंड का s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा तेजी से खींचेगा तो इन दोनों के कंपैरेटिवली ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यानी कि पिपरिडिन आपका सबसे ज्यादा होगा। पिपरिडिन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपकी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आपके पास में आता है पेरिडिन ये, और सबसे एंड में आपके पास में आएगा पायरोल। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द करेक्ट अरेंजमेंट यूजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टोटल 5 हैं, 5 आपके हेलोजिनेशन आ गई, नाइट्रेशन आ गई, उसके बाद में सल्फोनेशन आ गई, उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आ गई और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आ गई। तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस वजह से एनहेंस होती हैं और किस वजह से डिक्रीज होती हैं? तो अगर आपके पास में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस इजीली, एंड इफ यू हैव मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐड करा रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराने का मतलब ये है कि आपका जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोक्लाउड अच्छा खासा होना चाहिए, तभी तो आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराओगे। देखो कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझने की कोशिश करो। तो बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली ले लेगा, पर खुद बेंजीन रिंग के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां से देगा? यानी कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मुश्किल बना देता है, जबकि बेंजीन रिंग पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ईजी बना देता है। तो अब देखो आपके पास में यहाँ पे CH3 है, ये मैं अभी बता के आई हूँ, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा। ये आपके पास में OCH3 है तो इसके पास तो लोन पेयर है, ये तो देगा ही देगा। ये भी आपके पास में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ये तो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे बेंजीन रिंग के पास में 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। यानी कि 4th की रिएक्टिविटी सबसे कम, 4th के बाद 2nd आ गया। अब यहाँ तो आपको वैसे पता चल रहा है, बट एक्चुअली अगर आपको ना पता चले तो आपको क्या देखना है, जो CH3 है ये हाइपर कंजुगेटिव के कारण ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ये डायरेक्टली रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जबकि O जो कंपाउंड है, जो आपका ईथर है, वो डायरेक्टली रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एल्कोक्सी कंपाउंड इज मोर देन एल्काइल कंपाउंड, यानी कि आपके पास में जो 3rd वाला है दैट विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NH2 ग्रुप होगा तो वो इससे भी ज्यादा होगा,
इसीलिए NH2 ग्रुप की आप सिंपल कंडीशंस में रिएक्शन कराते हो तो तीनों पोजीशन पे आपका ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो फिर उसको हम स्लो करने के लिए फिर हम पहले उसका एसाइलेशन कराते हैं नाइट्रोजन पे, और फिर हम उसका हमें अगर हेलोजिनेशन कराना है तो फिर हम उसको फर्दर रिएक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव NH2 है, वो रिंग के अंदर बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तीनों ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। तो अगर NH2 ग्रुप यहाँ पे आ जाता तो वो सबसे ज़्यादा आता। ठीक है, इसके बाद में आता है फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKa वैल्यू माइनस I ग्रुप decreases acidic strength, decrease acidic strength, और उल्टा लिख रही हूं मैं, प्लस I ग्रुप decrease the acidic strength and minus I group increase the acidic strength। अब इससे मतलब क्या है, रट तो तुमने लिया, सारी किताबों में तुमको मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है आप H+ निकाल रहे हो, यानी कि आपके पास में यहाँ पे कोई भी Z कंपाउंड है और ये H निकाल रहा है। ये H कब निकालेगा, जब ये वाला जो पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो Z को देके जा रहा है। अगर Z बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को धक्का दे देगा। जितनी तेजी से H+ निकल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वो 100% आयोनाइज होते हैं, जो कि तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। जो 100% आयोनाइज हैं, जो अपने हाइड्रोजन बिल्कुल ही डालते ही दे रहे हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है। तो जो एलिमेंट है जो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि जो Z है, वो खींचने वाला होना चाहिए। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे उस बंदे से कुछ चीज खींचनी है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पीछे बंदा खड़ा है जो मेरी हेल्प कर रहा है चोरी करने में, मैं उसको कहूंगी तो मेरे को खींच, मैं इससे चीजें खींच लूंगी। यानी कि अगर आपके पास में -I जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, कोई इलेक्ट्रॉन -I ग्रुप प्रेजेंट है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और अगर आपके पास में कोई +I ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि NO2 ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, और जितने भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो +I ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग में। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखो, ये आपको -I ग्रुप दिया है, ये आपको -I ग्रुप दिया है, ये आपको +R ग्रुप दिया है, और ये भी आपको +R ग्रुप दिया है। अब मैं R और I को कैसे कंपेयर कर दूं, ऐसे थोड़ी होता है। नाइट्रो ग्रुप -R भी है, यानी कि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता भी है। तो यहाँ पे आपके पास में जो नाइट्रो ग्रुप है वो -I भी है और -R भी है। यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो -I भी है और -R भी है। जो OCH3 है वो +R है, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ से आपको कंपैरिजन पता चल गया कि जो OCH3 वाले हैं ये अलग होंगे और नाइट्रो वाले अलग होंगे। अब नाइट्रो में भी आप ये देखो कि जो आपका ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है या वो मेटा पोजीशन पे है, क्योंकि मेटा पोजीशन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो मैंने जो यहाँ पे -R लिखा है वो गलत लिखा है, यानी कि जो मेटा पोजीशन वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो -R नहीं दिखाएगा, वो केवल -I दिखा रहा है। जबकि ऑर्थो वाला या पैरा वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये वाला ग्रुप दो तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि अगर मैं इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेके चलूं तो मेरा जो सेकेंड वाला कंपाउंड है वो मोस्ट एसिडिक है। इसके बाद में -I वाला आएगा, यानी कि फोर्थ वाला कंपाउंड मेरा उससे भी ज्यादा एसिडिक है, मतलब उससे कम एसिडिक है। फिर फिनॉल, क्योंकि +R अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डाल रहा है तो फिर बेंजीन आगे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, यानी कि इसके बाद में मेरे पास में आएगा फर्स्ट कंपाउंड। अब सेम वही चीज हो गई, यहाँ पे ये आपके पास में मेटा पोजीशन पे है और ये आपके पास में पैरा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी कि मुझे यहाँ पे ये +R नहीं लिखना चाहिए था, ये केवल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जबकि यहाँ पे जो है ये आपकी +R है। तो उस केस में आपके पास में यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ ये आपके पास में कंप्लीट ऑर्डर आ जाएगा। तो सारी चीजें कंपेयर करते हुए चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट देखा और बहुत जल्दी कर दी तो जरा से उसमें आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आपको कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस का बताना है। सबसे पहली बात, जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और देयर इज नो चार्ज, वो वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैंने पहले का तो आंसर दे ही दिया, फर्स्ट वाला आपका मोस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस चार्ज आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है और कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका सबसे लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी कि फर्स्ट के बाद आपके पास में आ गया सेकेंड और सेकेंड के बाद में आपके पास में आ गया थर्ड। तो आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो अधिकतर हम जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बनाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से खींचता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से खींचेगा वो नेगेटिव चार्ज को ही तो इजीली कैरी करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को इजीली कैरी नहीं करेगा। यही रीज़न है जब आप अल्कोहल में OH को लीव कराते हैं तो उस केस में आप OH को लीव कराने के लिए वहाँ पे उसका प्रोटोनेशन कराते हैं तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नाउ इट कैन लीव इजीली। इसके बाद में आता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन। असर्शन ए, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। अब बेंजीन में आपके पास में एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और ये हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं क्योंकि हाइपोथेटिकली वो साइक्लोहेक्साट्राइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बेंजीन ऑटोमेटिकली आपकी एरोमेटिक ही होती है। अब मैंने आपको एक चीज़ मेरी एक और वीडियो में बताई थी जो मैंने सबसे पहली बार या फ्री रेडिकल वाली की थी, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आपके पास में, हाँ एरोमेटिसिटी वाली मैंने बताई थी कि अगर रेजोनेंस एनर्जी मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, ठीक है, तो साइक्लोहेक्साट्राइन और एरोमेटिक कंपाउंड एक ही हैं, बट एक्चुअल में हुआ क्या, बेंजीन रिंग एक ही कंपाउंड है बट बेंजीन में हमारे पास में एरोमेटिक कैरेक्टर भी आ गया, यानी कि यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हुआ, रेजोनेंस एनर्जी इसकी बढ़ गई और रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो बेंजीन आपका मोर स्टेबल ही होता है। इसी वजह से साइक्लोहेक्साट्राइन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट बेंजीन ही करता है, बिकॉज दैट हैज द मोर रेजोनेंस एनर्जी। वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो बेंजीन आपकी मोर स्टेबल हो गई। इसके बाद में आपके पास में आता है रीजन, इन्होंने क्या दिया, the delocalization of pi electron attracted more strongly by the nuclei of carbon atom in the light of above statement, choose the correct answer। तो यहाँ पे आपके पास में delocalization of pi electron, वो मैंने बता दिया, delocalization of pi electron होगा तो आपके पास में रेजोनेंस एनर्जी का फैक्टर आ जाएगा। पर इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे और ऐड कर दिया कि दैट न्यूक्लियाई इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एटॉमिक कार्बन। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से जो आपका कंपाउंड है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स द असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑल्सो। सो बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल। कन्फर्मेशन में से आपको पता है कि स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये नहीं होंगी। इसके बाद में दो स्टैगर्ड फॉर्म है, दो स्टैगर्ड फॉर्म में भी अगर आपका मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, जिसे कि हम एंटी स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अगर अरेंज करने के लिए आता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। उसके बाद में ये गॉश फॉर्म आ गई, गॉश फॉर्म के बाद में आपके पास में ये आ गई और ये स्टैगर्ड सिन एक्लिप्स तो आपकी लीस्ट स्टेबल होगी। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। इसके बाद में आता है आइसोमेरिक पेयर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमर, कौन कौन से कैसे कैसे आइसोमर बना रहे हैं। आपको एक दिया है प्रोपेनामीन, दूसरा आपको दिया है एन मिथाइल CH3 एन मिथाइल इथेनामीन, ये आपको कंपाउंड दिया है, यहाँ पे एक H ग्रुप होगा। तो ये आपके पास में प्राइमरी अमीन है और ये आपके पास में सेकेंडरी अमीन है। फिर दूसरा आपको दिया है हेक्सेन 2 ऑन, ये तो अभी हम करके ही आए थे, हेक्सेन 2 ऑन 1 2 3 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 2 ऑन और 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में 1 2 3 4 5 6 3 ऑन, ठीक है, OH ग्रुप। इसके बाद में इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामाइड, इथेनामाइड आपके पास में होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2 और
हाइड्रोक्सी इथेनामाइन आपके पास में होता है CH3, CH डबल बॉन्ड OH NH, इसे आप बोलते हैं टॉटोमर। ये आप एक दूसरे के टॉटोमर होंगे। हुआ क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकली है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकली है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे, और इसने प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन कर लिया। दिस इज कॉल्ड टॉटोमर। ये आपके पास में टॉटोमर्स हो गए, यानी कि ये वाला आपके पास में टॉटोमर है। इसके बाद में प्रोपेनामीन और एन-इथामीन फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये आपके हो गए पोजीशन आइसोमर। और ये आपके पास में दोबारा मेटामर आ गया। यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 2-2 कार्बन वाला है। तो यानी कि ये आपके पास में इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आपके पास में C4H9, और जबकि यहाँ पे आपके पास में ये है C2H5 और यहाँ पे भी आपके पास में C2H5। नहीं 1 2 3 और ये आपके पास में 1 2 3, एक और होना चाहिए था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में 3 C2H5 और ये C3H7, C3H7। तो ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर हैं। ठीक है, तो कभी एकदम मैंने ये वाला सबसे बाद में इसलिए बताया क्योंकि आपको लगेगा ये पोजीशन आइसोमर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं थे, ये आपके एक दूसरे के मेटामर थे। तो इसलिए इसे आप आराम से करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा ए के थर्ड वाले 2 ऑप्शन हैं, बी का आपके पास में आएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो यही आपके पास में करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकेटाइन 2 चीजों की वजह से स्टेबल हो सकता है। एक तो कार्बोकेटाइन पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आएगा वो उसको उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और दूसरा स्टेबलाइजेशन होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। इसलिए जब आप बेंजाइल कार्बोकेटाइन लेते हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। तो अगर आपको पास में बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, बट ये प्राइमरी बेंजाइलिक और एलाइलिक आपके टर्शरी कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है, सारा NH2 ग्रुप है, तो यानी कि मेन फैक्टर जो यहाँ पे आपके पास में प्लस आई का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कोई आई ग्रुप नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे जो आप स्टेबलाइजेशन देखोगे वो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन देखोगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पे या तो पाई बॉन्ड यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा। इसके बाद में ये आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास में ये बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, तो ये आपका इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो ये तो आपका लीस्ट स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है इस तरीके से। तो ये, जबकि इस केस में आपका इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अगर आपने यहाँ पे किया तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन देखते रहो, उसके अकॉर्डिंग आप रिंग में निकालोगे। तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये पूरा का पूरा यहाँ से चल के इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि इस केस में केवल ये यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, नाइट्रोजन के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बहुत इजीली डोनेट कर देता है, तो इसका जो C स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास में जो कार्बोकेटाइन है और उसके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दैट इज क्वाइट स्टेबल रेजोनेंस कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। वो इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है। अब आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आपको दिए हैं इनकी गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वैसे ही अल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है बट तब भी मैंने यहाँ पे ले लिया। बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर आपका ये नहीं होना चाहिए था, डेंसिटी का ऑर्डर आपकी क्लोरीन वाले की और 1 मिनट, यहाँ पे आपके पास में 2 कार्बन है, यहाँ पे आपके पास में 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है,
तो आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा डेंसिटी नहीं, आयोडीन वाली के तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, उसका साइज बड़ा है, तो ये ऑर्डर आपका गलत है। इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी सरफेस एरिया उतना कम होता चला जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ही कम होता चला जाएगा, तो ये गलत दिया हुआ है। बट यहाँ पे अच्छा ब्रोमीन को बढ़ा रखा है, तो ये आपके पास में 1 ब्रोमीन है, यहाँ पे आपके पास में 2 ब्रोमीन है और यहाँ पे आपके पास में 3 ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के कारण सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। कार्बन वही है, कार्बन अगर आपके कार्बन के अकॉर्डिंग ब्रांचिंग आती चली जाती तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता, पर यहाँ पे ब्रोमीन आ रही है तो ये आपको करेक्ट ऑर्डर दे रखा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है ब्रोमीन की वजह से, कार्बन उतने के उतने ही हैं। इसके बाद में डेंसिटी आपकी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पे आपके पास में 2 आयोडीन और ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और ब्रोमीन के कंपैरेटिवली ये सही है, ये डेंसिटी ऑर्डर ठीक है। और बट नहीं, यहाँ पे ये ब्रोमीन है ना, तो ये फिर ये 2 वाला इसके कंपैरेटिवली कम होगा, पर इसका इससे कम होगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये आपका नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और ये आपका नियोब्यूटेन, तो ये आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट का ये करेक्ट ऑर्डर है। अब आप इसमें से देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ए आपका करेक्ट है तो ये रहा ए वाले, सी आपका करेक्ट है ये रहा सी वाला, उसके बाद में आपका ई करेक्ट है, डी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे केवल 1 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन का 2 वाले से कैसे ज्यादा हो सकता है। तो डेंसिटी फैक्टर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मास भी तो बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये आपका रॉन्ग होगा और ये 3 आपके करेक्ट होंगे। तो आपके पास में आंसर आएगा ए, सी एंड ई। ठीक है जी बच्चा, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई कांट इंक्लूड ऑल दीज क्वेश्चन, बट हाँ धीरे धीरे टॉपिक के साथ में हम उसको कवर करते चलेंगे। ओके, बाकी वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए, कमेंट कर दिया करो कि हाँ भाई और क्या कराना है और कैसे करना है। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।